हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो प्रैक्टिस सेट ये सॉल्व कराया जा रहा है वो DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए, जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जॉन लॉरेंस द्वारा अपनाई गई कुशल अकर्मण्यता की नीति किस देश के संबंध में लागू की गई थी? भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर तिब्बत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अफगानिस्तान के संदर्भ में जॉन लॉरेंस द्वारा कुशल अकर्मण्यता की नीति को अपनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश सरकार द्वारा सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध निर्धारित हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष हर्टोग बटलर समिति का गठन किया गया था? 1925, 26, 27 या फिर 30? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए 1927 में हर्टोग बटलर समिति का गठन किया गया था और इस समिति द्वारा भारत सरकार के सर्वोच्चता के अधिकार को स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1878 ईस्वी में पारित वारनाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किस एक समाचार पत्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी? पायनियर, सोम प्रकाश, भारत मिहिर या फिर ढाका मिहिर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायनियर। पायनियर समाचार पत्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि पायनियर समाचार पत्र इस एक्ट का समर्थक था। पायनियर समाचार पत्र द्वारा इस एक्ट का समर्थन किया गया था, जबकि अन्य जो समाचार पत्र थे जैसे सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, इनके विरुद्ध जो है मामले दर्ज किए गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उसका वर्ष दिया गया है। पागलपंथी विद्रोह की जो शुरुआत है वह 1813 से 1831 तक हुआ था। वहाबी आंदोलन यह 1820 से 1870 तक चला था। कूका आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1840 में और सन्यासी आंदोलन 1763 से 1800 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ समाज सुधार अधिनियम दिए गए हैं। गवर्नर जनरल, दास प्रथा का निषेध किया गया था एलेनबरो के काल में। नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित हुई थी वह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुई थी। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय और सम्मति आयु अधिनियम लॉर्ड आकलैंड के समय। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था 1891 में। वर्ष 1896 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण वर्मा या फिर रेनी बेसेंट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेद सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1896 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, सैंडर्स की हत्या, चटगांव आर्म रेड। उपरोक्त को उनके कालक्रम के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो बम कांड था यह कब हुआ था? यह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। ठीक है, कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसका जो गठन किया गया था वह 1928 में किया गया था। 1928 में HSRA का गठन किया गया था। सैंडर्स की जो हत्या की गई थी वह 1928 में की गई थी इसके गठन के बाद। जैसे 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था
और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई थी। चटगांव शस्त्रागार जो है यह 1930 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2 3 1 4 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। मुस्लिम लीग का असहयोग एवं विरोध दृष्टिकोण इसका प्रमुख कारण था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। मुस्लिम लीग द्वारा इसमें भाग ही इसीलिए लिया गया था कि इस सरकार को अच्छे से कार्य सुचारू रूप से कार्य नहीं करने देना है और गतिरोध उत्पन्न करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। 1857 के विद्रोह के केंद्र और नेता। बरेली में खान बहादुर खां द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा, असम में पियाली बरुआ द्वारा और फैजाबाद में अजीमुल्ला द्वारा। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फैजाबाद में इसका नेतृत्व जो है, फैजाबाद में फतेहपुर में अजीमुल्ला जो हैं उन्होंने फतेहपुर में इसका नेतृत्व किया था, जबकि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला या मौलवी अहमद उल्लाह द्वारा किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर जो है अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था कि जो इनके बारे में बताएगा उसे इतनी रकम दी जाएगी। ठीक है, तो अजीमुल्लाह जो है इन्होंने फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। इस सत्याग्रह के पोषक महात्मा गांधी थे। इसका प्रारंभ साबरमती आश्रम गुजरात से हुआ था। इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो प्रारंभ है वो साबरमती आश्रम से न करके इसका जो प्रारंभ है वह कहाँ से किया गया था, बारदोली से किया गया था। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ बारदोली से नहीं, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता नहीं है। यह सर अरुडेले समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। बजट पर मतदान का अधिकार दिया गया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बजट पर मतदान का अधिकार जो है यह नहीं दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के दोषों को दूर करने के लिए 1909 ईस्वी में यह मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। ठीक है, इसमें जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इल्बर्ट बिल का संगठित रूप में विरोध करने के लिए अंग्रेजों यूरोपियों ने किस एक संगठन की स्थापना की थी। यूरोपीय एसोसिएशन, यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन या एंटी इल्बर्ट एसोसिएशन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया गया था। इस संगठन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। इसका विरोध करने के लिए जो भारत में अंग्रेज यूरोपीय रह रहे थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंबर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के युद्ध को। और यह हुआ कब था, 1746 से लेकर के 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित वेदों में से किस एक को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सामवेद का जो संबंध है वो भारतीय संगीत की गायन से है, या कह सकते हैं कि भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वह सामवेद से ही हुई है। ठीक है, और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है जिसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसे उद्गाता कहा जाता है।
सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को आचार्य को उद्गाता कहा जाता था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक का संबंध बंगाल के शासक विजयसेन से है? भीतरी अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या फिर नासिक अभिलेख? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध जो है बंगाल के शासक विजयसेन से है और इस अभिलेख में विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। भीतरी स्तंभ अभिलेख, इसका संबंध है स्कंदगुप्त से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार शासक भोज से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी पुत्र बलश्रेणी से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसको जो है क्रम के हिसाब से आपको लगाना है, इसकी स्थापना के हिसाब से। तो इसमें अगर हम बात करें इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग की जो स्थापना है वह 1875 में की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की गई थी 1867 में की गई थी। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? साम्यक श्रद्धा, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, साम्यक श्रुति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यक श्रुति जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। साम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यह जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है और जैन धर्म में निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। ऑप्शन डी सही है। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। चोल काल में राज्य के उच्च अधिकारियों को उडनकंटम कहा जाता था। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चोल काल के बारे में दोनों कथन आपके सही हैं। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था और चोल काल के जो उच्च अधिकारी थे उन्हें उडनकट्टम कहा जाता था। और चोल राज्य का जो शासन व्यवस्था था वह राजतंत्रात्मक था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों तथा तत्कालीन शासक के युग्म में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में। और डोमिगो पायस अच्युत देवराय के शासनकाल में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिगो पायस अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत नहीं आया था। डोमिगो पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था और अच्युत राय के शासनकाल में नूनीज जो है वह विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में नूनीज आया था। ठीक है, इसके शासनकाल में नूनीज आया था और डोमिगो पायस जो है वह कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ रचनाएं दी गई हैं और इसके रचनाकार। नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। नीतिसार की जो रचना है वो कामंदक ने की थी। गाथा सप्तशती की रचना हाल द्वारा की गई थी। गाथा सप्तशती की रचना हाल द्वारा की गई थी और वास्तवदत्ता की रचना सुबंधु द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ अभिलेख दिए गए हैं और उसके शासक दिए गए हैं। जैसे विलसण अभिलेख का जो संबंध है कुमारगुप्त के शासनकाल से है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त के शासनकाल से। मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से है और एरड़ अभिलेख का जो संबंध है वह बुद्धगुप्त से है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मंदसौर अभिलेख जो है यह मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और मंदसौर अभिलेख की अगर हम बात करें तो मंदसौर अभिलेख जो है कुमारगुप्त के शासनकाल में जारी किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कारकोट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यह राजवंश कश्मीर में स्थापित था। ललितादित्य मुक्तापीड इस वंश का महान शासक था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। यह जो राजवंश है कारकोट वंश कश्मीर में था और इसका जो महत्वपूर्ण प्रमुख शासक था वह ललितादित्य मुक्तापीड था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार
व्यवस्थित कीजिए। वत्सराज, जयसिंह सिद्धराज, नागभट्ट प्रथम, कृष्ण तृतीय, इनको जो है क्रम के हिसाब से आपको लगाना है। तो सबसे पहले जो वत्स राज गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसमें अगर हम बात करें तो वत्स राज जो है इसका शासनकाल था 780 से 805, 780 से 805। उसके बाद आएगा आपका जयसिंह सिद्धराज, जो गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था, और इसका जो शासन है वह 1094 से 1153 है। ठीक है, 1153 तक शासन किया था। नागभट्ट प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, और इसका शासन 730 से 756 था, 730 से 756 था। और कृष्ण तृतीय का शासन, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, 939 से 967 था, 939 से 967, 939 से 67। तो पहले स्थान पे आ जाएगा नागभट्ट, पहला स्थान पे नागभट्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका वत्सराज, फिर कृष्ण तृतीय और जयसिंह सिद्धराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। 8 डिग्री चैनल में निकाय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल में निकाय और लक्षद्वीप के। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में है। और कोको स्ट्रेट दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कोको स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यह कोको महाद्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है, न कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा कौन है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 14 उत्तरी अक्षांश या 14 दक्षिणी अक्षांश। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है या उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के मध्य विभाजन रेखा का कार्य करती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। कोरोमंडल तट से तात्पर्य है तमिलनाडु का पूर्वी तट, गोदावरी और महानदी का पूर्वी तटीय मैदान, उड़ीसा का मैदान या दमन से गोवा के बीच का समुद्री तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रांस हिमालय नदी हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? व्यास, सतलज, रावी या फिर चिनाब। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सतलज नदी ट्रांस हिमालय को काट करके सिपकीला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन यह किससे संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध चिश्ती सिलसिले से था। शेख अहमद सरहिंदी, इनका संबंध जो है वह नक्शबंदी सिलसिले से था। दारा सिकोह जो है यह कादरी सिलसिले के अनुयायी थे। और शेख सुहाबुद्दीन जो है यह सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3-4-2-1, 3-4-2-1 ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित सिख गुरुओं में कौन एक निपखवाद के संस्थापक हैं? निपखवाद के संस्थापक कौन है ये बताना है। गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरिराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गुरु नानक द्वारा निपख संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है? ध्रुवीय और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण या फिर उपोष्ण और शीतोष्ण। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में विभाजित करती है अगर कर्क रेखा को आधार माना जाए तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव या फिर सतपुड़ा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। छोटा नागपुर जो है यह सबसे पूर्व में स्थित है। अगर पहाड़ियों की हम बात करें तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, यह जो है आपके क्रम के हिसाब से पश्चिम से पूर्व का क्रम है। और छोटा नागपुर पठार जो खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। वैसे रूर प्रदेश कहाँ पे है? रूर प्रदेश जर्मनी में प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र है और इसी के आधार पर भारत में छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से किस एक को लौटते हुआ मानसून कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या दक्षिण पूर्वी मानसून। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है और इसे तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों के दिनों में लौटते हुए मानसून से व्यापक मात्रा में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार का जो उत्पादन है वह कहाँ से होता है? विंध्यन शैल क्रमों से, धारवाड़ से, गोंडवाना से या फिर टर्सियरी से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना शैल क्रमों से। भारत के 90% से अधिक कोयला भंडार जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं और यहाँ पर भी जो मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार के जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और गोंडवाना क्रम के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, ये जो कोयला क्षेत्र हैं सभी जो है गोंडवाना क्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अम्लीय मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होना चाहिए। जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या को समाप्त किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होना चाहिए, गलत है। अगर इसकी हम बात करें, सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वह 6 से लेकर के 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 6 से लेकर के 7 के बीच में होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। रामपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, सतलज, रामगंगा या फिर यमुना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रामपुर जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण है वह सतलज नदी पर किया गया है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, और किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। तो और इसका संचालन जो है 2014 से इसका संचालन शुरू हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिष्ट दोआब, ब्यास और सतलज के मध्यवर्ती क्षेत्र को बिष्ट दोआब कहा जाता है। बारी दोआब, रावी और ब्यास के मध्यवर्ती क्षेत्र को। रचना दोआब, रावी और चेनाब। चाज दोआब, चेनाब और सतलज। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चाज दोआब जो है चेनाब और सतलज के मध्यवर्ती क्षेत्र को नहीं कहा जाता है। चाज दोआब जो है चेनाब और झेलम, चेनाब तो है, और झेलम के मध्यवर्ती क्षेत्र को चाज दोआब कहा जाता है। ठीक है, जबकि ब्यास और सतलज के मध्यवर्ती क्षेत्र को बिष्ट दोआब, रावी और ब्यास बारी दोआब, रावी और चेनाब रचना दोआब, चाब चेनाज और सतलज जो है चेनाब और झेलम जो है चाज दोआब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। बरकाना जलप्रपात यह कहाँ पे है? यह है आपके कर्नाटक राज्य में। पलानी जलप्रपात जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में है और चचाई जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में है और खंडाधार जलप्रपात है उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 3 2 1, ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध क्वांटो का मैदान कहाँ पे है? होक्काइडो द्वीप पर, होन्शू पर, शिकोकू पर या फिर क्यूशू पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। होन्शू द्वीप पर स्थित है प्रसिद्ध क्वांटो का मैदान। और क्वांटो मैदान की अगर हम बात करें, क्वांटो जो जापान का सबसे बड़ा मैदान है, क्वांटो मैदान, यह आपके होन्शू द्वीप पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर बाली। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जावा इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की 60% जनसंख्या जावा द्वीप पर ही निवास करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बेका घाटी सेब उत्पादन के लिए, बरगन पहाड़ी तेल क्षेत्र, किंता कोलांग घाटी जस्ता, कायंती पठार टीन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। किंता कोलांग घाटी जस्ता उत्पादन के लिए गलत है। अगर किंता कोलांग घाटी की बात करें, यह मलेशिया का इपो क्षेत्र में स्थित और यह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, न कि जस्ता के लिए। किसके लिए है? टीन उत्पादन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर बेका घाटी की हम बात करें, यहाँ कहाँ पे है? लेबनान में है, सेब उत्पादन के लिए फेमस है।
और बरगन पहाड़ी जो है या कुवैत में है, जो समृद्ध तेल क्षेत्र है। किंता घाटी मलेशिया में है, जो टीन उत्पादन के लिए फेमस है। और कायिन्नी पठार यह म्यांमार में है और यह भी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। फियोर्ड तट यह कहाँ पे है? नॉर्वे के तट को फियोर्ड तट के नाम से भी जाना जाता है। रिया तट कहाँ पे है? भारत का जो पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र है इसे रिया तट कहा जाता है। निर्गत समुद्र तट यह कहाँ पे है? गुजरात का जो काठियावाड़ तट है, गुजरात के काठियावाड़ तट को निर्गत समुद्र तट कहा जाता है। और हैफ तट जो है यह यूरोप के बाल्टिक तट को हैफ तट कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 4-2-3-1, 4-2-3-1 ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी का प्लेट विवर्तनिकी द्वारा स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली, हेक्ला ज्वालामुखी या फिर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ज्वालामुखी का इसका जो स्पष्टीकरण है वह प्लेट विवर्तनिकी द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था? जुरैसिक काल में, कार्बोनिफेरस काल में, आर्कियन काल में या फिर क्रिटेशियस काल में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ एल्युमिनियम संयंत्र दिए गए हैं और विद्युत प्राप्ति दी गई है। हिंडाल्को यह कहाँ पे है? हिंडाल्को जो है यह आपके रिहंद परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। मालको जो है यह कहाँ पे है? मेट्टुरू परियोजना। बाल्को यह कोरबा ताप विद्युत संयंत्र। और नाल्को जो है अंगुल ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4-1-2-3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भाग 1 अनुच्छेद 3 से 8, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 12 या भाग 2 अनुच्छेद 4 से 11 या भाग 1 अनुच्छेद 5 से 11? इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य को संविधान का अंग स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। रीट अधिकारिता द्वारा इन्हें परिवर्तनीय कराया जा सकता है। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और यह जो है बाध्यकारी नहीं है, अर्थात रीट द्वारा न्यायालय इसे परिवर्तनीय नहीं कर सकता है और यह जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आंतरिक आपातकाल की घोषणा की जाती है युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर या उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आंतरिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को न ही सहमति प्रदान की जाए, न ही अस्वीकार किया जाए और न ही लौटाया जाए, परंतु एक निश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति की इस प्रकार के वीटो शक्ति को किस नाम से जाना जाता है? निलंबनकारी, पॉकेट वीटो, आत्यांतिक वीटो या फिर विशेषित वीटो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। और पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे लंबे समय तक किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी याद रखिए, स्वर्ण सिंह द्वारा जो है पॉकेट वीटो का, स्वर्ण सिंह कह रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का सबसे लंबे समय तक प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात कृष्णा नदी पर, जोग प्रपात नर्मदा और गोकाक प्रताप है घाट प्रभा नदी पर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोकाक प्रताप घाट प्रभा नदी पर है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया गया है कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। और जोग जलप्रपात का जो निर्माण किया गया है वो शरावती नदी पर किया गया है, शरावती नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत।
राष्ट्रपति के कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसे कभी भी नहीं हटा सकता। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इसे किसी भी समय उसके पद से नहीं हटा सकता है। प्रधानमंत्री जो है यह जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के विश्वास पर पद धारण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला सही है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, जब लोकसभा विघटित होती है तब लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग नहीं सकता। लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की बैठक तक पद पर बना रहता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। लोकसभा के विघटन के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान संशोधन या केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वह कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है और इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक नहीं है। लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। लोकसभा के सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहा जाता है। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। वित्त विधेयक के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? रोजबुड, सिनकोना, खजूर, महोगनी। 1 2 1 2 4 2 3 4 या फिर 1 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 4। रोजबुड, सिनकोना, महोगनी, आबुनस ये जो है यह सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित किया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्ताव के बारे में राज्यपाल को सूचित करें? अनुच्छेद 164, 165, 166 या 167। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 167 में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29, 30, 28 या 27। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने की बात करता है। और अनुच्छेद 28 जो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 27 जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाने से रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। कुछ अधिकारी दिएगा, उनकी संस्था। सरपंच जो है यह ग्राम पंचायत का अधिकारी होता है। मेयर नगर निगम का, काउंसलर वार्ड का। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 243 क में ग्राम पंचायतों या ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के गठन की बात की गई है। 243 ग में पंचायतों की संरचना बताई गई है। और 243 घ में अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों का आरक्षण बताया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प जो है सही है, सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।
राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी है। दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकता है? अनुच्छेद 340, 341, 342 या 343? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया था? मिनर्वा मिल्सवाद, इंदिरा साहनीवाद, केशवानंद भारतीवाद या बम्बईवाद? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद में इसे अनुल्लंघनीय घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में ऐसे विषय जो समवर्ती राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, इस पर विधि बनाने की शक्ति किसे दी गई है? राष्ट्रपति को, राज्य विधानसभा को, संसद को या संसद एवं राज्य विधानसभा दोनों को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वे विषय जो समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं है, अर्थात जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसे दी गई हैं? संसद को दी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन हेतु उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे, कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे, या फिर केवल 1/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कुल संख्या के बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करने के बाद किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या फिर उसका उत्साधन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, और इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। प्लीजेंट घाटी यह कहाँ पे है? प्लीजेंट घाटी जो है यह है अमेरिका में, एब्रो घाटी यह आपके स्पेन में है, ब्लैकवुड घाटी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है, और लायर घाटी है फ्रांस में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3124, 3124। नेक्स्ट देखिए, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू, ओजोस डेल सलाडो, मौना लोवा या फिर माउंट एटना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मौना लोवा। हवाई द्वीप का मौना लोवा आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और किलायू जो है यह वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजोस डेल सलाडो यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और माउंट एटना इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है, होंडुरास की राजधानी पोर्ट मोरेस्वी है, और युगांडा की राजधानी कंपाला है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, होंडुरास की राजधानी पोर्ट मोरेस्वी है, या गलत है। होंडुरास की जो राजधानी है वह तेगुसिगलप्पा जो है यह आपके होंडुरास की राजधानी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ये जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ज़्यादातर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आर में। तो आप लोग कोशिश करिए कि सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करें, और 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लिया करें, जिससे कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।